हाँ जी, सारा बहन राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। देखो, हम समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान को रूसी तेल से इतना प्यार क्यों हो गया। प्यार होने की वजह क्या है? देखो, हिंदुस्तान अपना प्यारा देश 85% तेल क्या करता है? हम तेल दूसरे देशों से लेते हैं, आयात करते हैं। ठीक, लगभग तीसरा बड़ा उपभोक्ता कौन है, कंज्यूमर कौन है पूरी दुनिया का? हिंदुस्तान है। अब रशिया ने क्या किया, यूक्रेन वार के बाद में तेल की कीमतों में क्या किया, गिरावट ला दी। कच्चे तेल की कीमत में गिरावट लाई। इसी तेल की कीमत को हम समझेंगे तो आप एक चीज देखना, ये तेल की कीमतों में गिरावट क्यों लेके आया रशिया? 24 फरवरी के बाद में ये गिरावट लेके आता है। 24 फरवरी 2022 रशिया क्या करता है, यूक्रेन पे अटैक करता है। जैसे यूक्रेन पे अटैक करता है, वेस्टर्न जितनी भी कंट्रीज है, जो नाटो कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज है, उन्होंने रशिया के सामानों पर तेल पे प्रतिबंध लगा दिया। किस चीज पे? कि हम तेल नहीं खरीदेंगे। तो रूस ने क्या किया, अपने जो भी कहा कि जो भी मेरा तेल खरीदेगा उस तेल पे मैं उसको भारी छूट दूंगा। और उसी छूट का हिस्सा, उसी छूट की फायदा हमें हिंदुस्तान को। क्या फायदा हुआ? हिंदुस्तान इस साल अप्रैल, मैं किसकी बात कर रहा हूं, अप्रैल 2022 से मई 2022, सॉरी मई 2023, एक साल में लगभग हिंदुस्तान ने 186 बिलियन डॉलर, 186 बिलियन डॉलर का तेल आयात किया है। 1 बिलियन में कितना होता है? 1 बिलियन का मतलब 100 करोड़। ठीक, यहां पे मैंने डॉलर लिखा है। $1 की कीमत अभी मार्केट में अभी आज चल रही है, $1 का मतलब 81 रुपया। ठीक, तो हिंदुस्तान ने कितना आयात किया था तेल, कितने रुपए का? 186 बिलियन डॉलर का आयात किया तेल। उसमें से हिंदुस्तानी कंपनी को फायदा कितना हुआ? 7 पॉइंट, देखो यहां पे लिखा है, $7.17 बिलियन का क्या हुआ? विदेशी मुद्रा बचाई। मुद्रा बचाई मतलब कंपनी को, तेल रिफाइनरी कंपनी को क्या हुआ, इससे फायदा हुआ। इससे पहले रशिया क्या था? यह फायदा रशिया की वजह से हुआ है कि इससे पहले रशिया क्या था, एक सीमांत देश था। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तेल आता था, वो किसका आता था? ये यूनाइटेड अरब अमीरात, इराक, ठीक है, सऊदी अरब का इनका तेल आता था। और इस छूट ने, जो रशिया ने जो छूट दी है इस तेल के ऊपर, इस तेल का छूट देकर रशिया कच्चे तेल का स्रोत के रूप में हिंदुस्तान का प्रमुख पार्टनर या प्रमुख एक सहभागी बन गया। अब रूसी तेल की छूटों में, आयात में आप वृद्धि देखोगे तो मैं बताना चाहूंगा। देखो, ये छोटा सा, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉमर्स इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, सॉरी स्टैटिक्स, इसके ये आंकड़े हैं। ठीक है, किसके आंकड़े हैं? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिक्स। अब ये किसका डिपार्टमेंट, किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल। अब आपसे कोई पूछे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल के मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। पी से पीयूष गोयल। अब पीयूष गोयल कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मंत्री है। लेकिन एक चीज और याद रखना, राज्यसभा के क्या है? लीडर है। ठीक है, राज्यसभा के ये लीडर भी है। दूसरा, इनके पास एक और मंत्रालय, कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर है। आपसे कोई पूछे कौन सा मंत्रालय? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक सेफ्टी, जो पहले रामविलास पासवान साहब के पास था, आज पीयूष गोयल साहब के पास है। अब पीयूष गोयल साहब, एक और मंत्रालय इनके पास, कौन सा मंत्रालय पीयूष गोयल साहब के पास? कपड़ा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। अब पीयूष गोयल साहब के बारे में जानने की कोशिश करो, ये राज्यसभा से हैं। लेकिन इनके फादर वेद प्रकाश सोलंकी साहब अटल बिहारी वाजपेयी के समय क्या थे? मिनिस्टर थे। 2001 से 2003 के आसपास कौन से? जहाज रानी, जो शिपिंग मिनिस्ट्री, उसके अंदर थे। इनकी माता जी चंद्रकांता 1990 से, लगभग 1990 से 2004 के बीच में महाराष्ट्र में एमएलए रही है। तो नेपोटिज्म क्या होता है मुझे नहीं पता। ठीक है, देखो अपन वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक में क्या है, इसको आप ये डाटा है, आंकड़े को देखो, क्या? मिलियन बैरल। बैरल का मतलब होता है एक बैरल। एक बैरल में कितने लीटर होता है? आपसे कोई पूछे एक बैरल में कितना लीटर होता है? एक बैरल एक ऐसा कैन सा होता है, देखो आप घरों में देखेंगे वो ओल वाला। इसमें एक बैरल में 158.98 लीटर होता है। ठीक है, मतलब 159 लीटर के आसपास तेल होता है एक बैरल में। तो यहां कितने? मिलियन बैरल। अब हमने ऑयल इंपोर्ट किया किससे? पूरे साल में 22 अप्रैल, सॉरी 2022 में अप्रैल से
अप्रैल 2023 के बीच में, जब अप्रैल में हम तेल आयात कर रहे थे तो हम कितने बैरल ले रहे थे? लगभग देखो यहां पे 5 या 6 बैरल हम ले रहे थे। किससे? 6 मिलियन बैरल किससे ले रहे हैं? रशिया से। कब? 6 मिलियन बैरल हम रशिया से तेल ले रहे हैं। क्या? कब? 2022 अप्रैल में। लेकिन आज का देखो, ये अप्रैल में कितना बैरल? अप्रैल और मई में देखो, ये मई में 60 बैरल। कितना बैरल होगा? ये देखो 75 है, ये 60 बैरल है। तो कितना होगा? 60 मिलियन बैरल। तो ये मिलियन बैरल है, तो कितना गुना वृद्धि हुई? 10 गुना हो गई ना। 6 को 10 से गुना करो तो 10 गुना तेल में वृद्धि हुई। तो रूसी आया तेल में कितना परसेंट ग्रो हुआ? 10 गुना। ठीक है, तो अदर का क्या हुआ? डिक्लाइन हो गया। तो रूसी आयात में आपसे कोई पूछे तो ये बता देना। पहली बात तो ये आपको देखो फायदा देखो हमारे हिंदुस्तान में कैसा है। अब रूस को फायदा, अन्य को नुकसान। अन्य को क्या नुकसान है, रूस को क्या फायदा है? देखो अगर इन 14 महीनों में देखें हम, फरवरी में 24 फरवरी के बाद में आज अप्रैल और मई तक की बात करते हैं। इन 14 महीनों में पहले रशिया का 2022 में देखो, यहां पे देखो आप 2022 में अगर आप रशिया को देखोगे, देखो फाइनेंशियल ईयर जो रेड रेड है, लाल लाल, इस लाल को आप देखो ये कितना है? 2%। हिंदुस्तान के मार्केट में शेयर कितना था रशिया का? 2%। कितना परसेंट था भाई? 2%। और आज कितना हो गया? वही शेयरिंग आप देखोगे, यही रशिया जो ये आसमानी कलर का है, ठीक है, ये मई 2023 तक आप देखोगे कितना शेयर है रशिया का हिंदुस्तान के मार्केट में? 24% से 24.2% मानिए। कितनी परसेंट हो गया हिस्सेदारी? 24.2%। 25 या 24%, 24.2%, सॉरी, ये 24.2% रशिया की क्या है? भागीदारी हुई। अब यहां पे आप देखोगे ये 25% से ऊपर ज्यादा था, 26%। ये 26% हिस्सेदारी किसकी थी? 2022 में। कब? इराक की। आज इराक की हिस्सेदारी कितनी रह गई? 20% के आसपास। तो क्या रशिया ने गेन किया? हाँ, रशिया को देखो 2% से 24% हिस्सेदारी में, शेयरिंग में चला गया। अब आपसे कोई पूछे कि मामूली कोई मामूली वृद्धि नहीं हुई है, इसकी वजह से सबसे ज्यादा डिक्लाइन किसका हुआ है? इराक का हुआ। उसके बाद में आप यूएस देखोगे और सऊदी अरब का क्या हुआ? आप डिक्लाइन इन चीजों में देख सकते हैं कि हमने इनसे तेल लेना बंद कर दिया, रशिया से ज्यादा लिया। तो रशिया को फायदा। अभी हम तेल ले क्यों रहे हैं? ठीक है, वजह क्या है ये भी जानेंगे। सबसे पहले एक यहां पे आया ओपेक। ओपेक को के गिरते ही रूस ऊंचा उठाती है। ओपेक क्या है? तो OPEC। पहले तो ये ओपेक क्या है? ठीक है, ओपेक की फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, मतलब एक समूह है। क्या बोल सकते हो? समूह है किसका? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह है। जो देश पेट्रोल बेचता है उन सबका एक समूह है, मतलब बेचने वालों का एक समूह। क्या ओपेक है? ये कब बना? 1960 के आसपास। इराक बगदाद में बना, 1961 से ये इफेक्टिव हुआ। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछे तो कहां पे? वियना में इसका हेडक्वार्टर है। अब वियना कहां पे? वियना है ऑस्ट्रिया की राजधानी। स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, ठीक है, देखना वियना। ऑस्ट्रिया देखो तो स्विट्जरलैंड, जूरा पर्वत, आल्प्स पर्वत वगैरह देखना। तो वियना इसका हेडक्वार्टर ओपेक का। अब ओपेक का हिंदुस्तान में अप्रैल 2022 से पहले कितने हिस्सेदारी थी? लगभग 75% के पास मार्केट शेयरिंग इसके पास थी। लेकिन शेयर ऑफ दी अब कितनी शेयरिंग आ गई? 40% पे ये कितना परसेंट आ गया? 40% आ चुकी है शेयरिंग मार्केट। ठीक, अब इससे क्या हुआ? ये मार्केट गिर गया। अब आपसे कोई ये भी पूछे कि ओपेक कितने देशों का मेंबर है, तो ये याद रखना 13 देशों का मेंबर है। 13 देश। दूसरा, ओपेक पूरी दुनिया का तेल कितना परसेंट पैदा करता है? 30% तेल ये पूरी दुनिया का पैदा करता है। लेकिन 80% इसके पास क्या है? भंडार है, कि पूरी दुनिया में जितना भी तेल है उसका भंडार 80% का है, इसके पास है। और ओपेक क्या डिक्लाइन हुआ है हिंदुस्तान में? डिक्लाइन हुआ है। तो रशिया रुक रहा। अब ये डिक्लाइन हुआ क्यों? इसकी वजह क्या है? वजह ये देखो, आज तेल में देखो 2022 के बाद में हिंदुस्तान में एक बैरल तेल रशिया कितने में दे रहा है? $70 में। कितने डॉलर में दे रहा है? $70 में एक बैरल दे रहा है। कितने बैरल दे रहा है? एक बैरल। जबकि अदर कंट्री कितने में दे रही है? $78 में। तो रशिया $8 सस्ता दे रही है, $8 सस्ता दे रही है, रुपए नहीं डॉलर।
$8 सस्ता दे रही है क्या? बेरल तेल हमें सस्ता दे रही है। तो अब आपसे कोई पूछे कि इस छूट की वजह से हिंदुस्तान से वजह तेल उससे मंगा रहा है, अब इस छूट से फायदा भी हुआ, क्या फायदा हुआ? हिंदुस्तान की कंपनियों को $7.17 मिलियन पैसे का फायदा हुआ। तो फिर हिंदुस्तान में आज पेट्रोल और डीजल महंगा क्यों, ये आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट से ट्वीट करके क्वेश्चन करो। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं बेरल क्या होता है। देखो बेरल ये होता है, अपने घरों में देखें ऐसे बड़े बड़े होते हैं, इनमें कोई आटा गेहूं वगैरह पे करके, ये एक बेरल है, ये एक बेरल, ये एक बेरल। वैसे एक बेरल बोल ले तो 159 लीटर इसमें क्या होता है, लिक्विड आ सकता है, ऑयल आ सकता है। लेकिन अगर ऑफिशियल आप आंकड़ा देखोगे 178.98 इसमें लीटर तेल आता है। अब एक बैरल हमें कितने रुपए में मिल रहा है, कितने डॉलर में मिल रहा है? $70 में। कितने में मिल रहा है? $70 में हमको एक बैरल मिल रहा है। तो कितने रुपए का हो जाएगा? एक बैरल हमें 160 लीटर लगभग तेल कितने रुपए में मिलेगा? 159 लीटर तेल कितने रुपए में मिलेगा? $70। मतलब रुपए, आज डॉलर का भाव क्या है? $81 है। 81 देके $1 खरीद सकते हो। तो कितने रुपए में मिलेगा हमें एक ये बैरल 159 लीटर वाला? तो आप देखोगे लगभग 5,754 ये रुपए में हमको एक बैरल मिलेगा। मतलब 159 लीटर तेल हमें 5,754 रुपए में मिल जाएगा। तो 1 लीटर तेल कितने में पड़ेगा अपना? अगर भाग देखोगे लगभग 36 रुपए में तेल पड़ेगा। यह कौन सा तेल है? कच्चा तेल, कच्चा तेल। और आज मार्केट में, अभी मैं दिल्ली के बता रहा हूं, आज मार्केट में जब पेट्रोल के भाव है 96 रुपए और डीजल के भाव है 89 रुपए। 89 का तो है डीजल, 96 रुपए का है पेट्रोल। अब भाई कंपनी को 36 रुपए में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो हमें क्यों नहीं सस्ता मिल रहा? कि कितना गुना भाग महंगा हो रहा है? 3 से ज्यादा हो गया भाई ये तो है। 36 का 2 गुना 72 और उसमें जोड़ दो 36, 98 रुपए, ये 96 रुपए, तुम लगभग 3 गुना महंगा मिल रहा है। इतना क्या तेल की कंपनियां क्या कर रही है? ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट शेयरिंग क्यों नहीं हो रही? जनता को क्यों नहीं मिल रही? आप अपना क्वेश्चन आप अपनी गवर्नमेंट से करिए। अब देखो एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं मैं कि ये कंपनियां है ना, हम लोग कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो, प्रत्येक चीज का प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, कंपनियां लगे लेकिन बिजनेसमैन कम आए। इंडस्ट्री लगे फायदा है, लेकिन ऐसी कंपनियां ना लगे जो आम आदमी को खत्म कर दे। आज नॉर्मली आप देखोगे ये मदन भैया की आटा चक्की है, मदन भैया की आटा चक्की हर गांव में मिलेगी। आपको एक कोई भी गांव में जाओगे आज भी लगभग गांव में मिलेगी, लेकिन शहरों में कहीं आटा चक्की नहीं है। एक गांव में मान लो 400 घर है, तो एक घर लगभग 2 किलो आटा दिन का खाता है, सुबह शाम 5 मेंबर है तो 2 किलो आटा सुबह शाम का, तो कितने किलो आटा खा गए? 800 किलो आटा खा गए। अब 800 किलो आटा की पिसाई क्या है? 2 रुपए पिसाई है, ठीक है। तो मदन भैया को कितने रुपए मिलेंगे? दिन के 1600 रुपए मदन भैया की आमदनी है, किससे? पिसाई से। अब 600 रुपए लाइट वगैरह घसाई वगैरह उसका निकाल लो, मदन भैया के 1000 रुपए के दिन की सैलरी बच जाती है। दुकान का किराया 2-3 हजार रुपए होता है, 1000 रुपए बचे, उसके साथ ये दाल भी पीसते, अदर फदर छोटी मोटी चीजें पीसते बेचते भी है। तो लगभग मदन भैया की आमदनी आप देखोगे 45,000 के आसपास आमदनी होगी लगभग, अगर काम करे तो। कितने? 45,000 रुपए की आमदनी है मदन भैया की। अब मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं? देखो आज हम देखेंगे राजस्थान में आज किसानों के अगर गेहूं की मंडी के भाव कितने हैं, थोड़ा सोचने की समस्या रखना। 2100 रुपए क्विंटल लगभग, क्विंटल, एक क्विंटल का मतलब 100 किलो। अगर मैं 10 किलो आटा लेके आता हूं, खुला आटा गांव में या यहां दिल्ली में, कहीं जयपुर में या कलकत्ता में, तो 10 किलो आटा मुझे कितने में पड़ेगा? अगर 2100 से 210 रुपए में, 210 रुपए में मुझे आटा गेहूं मिला, आटा नहीं गेहूं मिला 210 रुपए में। मैं मदन भैया के पास गया, किसके पास गया? मदन भैया के पास। ये 10 किलो आटा लेके गया, तो मदन भैया ने पिसाई के रुपए लिए 2, तो मुझे 20 रुपए और ऐड करने, तो ये आटा जो 10 किलो गेहूं था पिसाई करके मुझे कितने रुपए में पड़ गया? 230 रुपए में पड़ गया। अब मान लो कि मेरे पास कट्टा नहीं है, मदन भैया से कट्टा भी लिया 10 रुपए का, वो कट्टा पैकिंग वाला, ये 240 रुपए में ये मुझे आटा पड़ा, 10 किलो आटा।
और जो शुद्ध भी है, जिसमें कोई मैदा नहीं, पिसाई भी अच्छी है, मोटा एकदम बढ़िया आटा है। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा, आज ये जो कंपनियां 403 रुपये बेच रही है कोई 10 किलो आटा, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा भाई, आप देखो नेट पे कि 10 किलो आटा बढ़िया बढ़िया कंपनी है, कोई एप है ऐसे शुरू है, 403 रुपये बेच रही है। ये डबल कैसे कमा रही है? टैक्स, चलो 60 रुपये टैक्स दे दिए। कर क्या रहे हैं ये कंपनियां? आज आप बड़े शहरों में देखोगे कहीं भी आटा चक्की नहीं है, कंपनियां खोल रखी है, उन कंपनियों में लेबर काम करती है, ना मिनिमम वेज मिलता उनको, 10,000 रुपये 15,000 रुपये उनकी सैलरी है, जबकि मदन भैया की सैलरी 45,000 रुपये हो सकती है। तो शहरों ने, प्राइवेटाइजेशन ने हमारी हालत खराब कर दी है। आप देखिए, अगर मदन भैया आटा चक्की खोलते हैं, अगर प्रत्येक शहर में 400 घरों पे एक आटा चक्की हो, हर मोहल्ले गली में, तो हमें इन कंपनियों की तरफ नहीं जाना होगा। अगर मदन भैया की तरफ आपको रोजगार भी मिलेगा। अब एक आटा चक्की से भाई क्या रोजगार मिल सकता है? एक आदमी को तो मिला, उस एक आदमी से और मिलेगा जो पाठ की घसाई करने आता है उसको। दूसरा, मदन भैया 45,000 रुपये मंथली इनकम है, तो गाड़ी तो लाएंगे, कौन सी गाड़ी लाएंगे? वेगनार तो पक्का लाएंगे, वेगनार लाएंगे। तो अगर हर गांव में हर 400 घरों पे एक वेगनार आ रही है नॉर्मली, अदर्स में आटा चक्की, वैसे तो आप कंपनियों में काम करो 10-15,000 में नहीं ला पाओगे, वेगनार लाओगे तो उनकी रिपेयरिंग की दुकानें खुलेगी, टायर पंचर की भी दुकान खुलेगी भाई। तो जो बड़ी कंपनी है वो आपको कैसे बेवकूफ़ बना रही है, कैसे डबल पैसा। तो आर्टिकल 39C याद रखना कि किसी भी चीज़ों का एक जगह के केंद्रीकरण होना, संकेंद्रण, बहुत ही गलत है। इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप समझ चुके होंगे मदन भैया का आटा, समझने की कोशिश करना कि प्राइवेटाइजेशन हमें किस तरह लेके जा रहा है। लोग कहते हैं ये साम्यवाद, हमारे अंदर साम्यवाद नहीं है, हम तो बांट के खाने वाले हैं। हम तो कहते हैं, हमारी रामायण गीता में भी देख लो कि ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो साम्यवाद वगैरह वो चाइना वालों के लिए छोड़ते हैं, हमारा अलग साम्यवाद है, इंडिया का अलग वाद है। रामायणवाद और महाभारतवाद बोल सकते हो उसको। तो बड़े लोगों के सामने कंपनियों को ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।